माया यक्ष के साथ अब वापस हवेली आ चुकी थी। तांगा गाड़ी से उतरकर माया चुपचाप एक किनारे पर खड़ी हो गई और यक्ष के तांगा गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगी। तभी यक्ष भी तांगे गाड़ी से उतर माया के झुके हुए सिर को देख वो उसे हवेली के अंदर आने के लिए बोल आगे बढ़ गया। माया भी यक्ष के पीछे चल दी। वो दोनों ही जब महल के अंदर आए तो अब माया ने हवेली को सही से देखा। सच में माया इस वक्त जिस हवेली में मौजूद थी वो बेहद ही शानदार और काफी बड़ी थी। माया यक्ष को देखकर अब काफी हद तक सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि अब उसे ये पता जो चल गया था कि उसे बचाने वाला आखिर कौन है। यक्ष को देखकर माया को यही लग रहा था कि यक्ष कोई बेहद ही रसूखदार इंसान है जिसने कल रात उसकी जान बचाई है। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल ऐसे थे जो माया को परेशान कर रहे थे। यक्ष की हवेली में एक बेहद ही बड़ी बैठक थी जहां विलायती और आरामदायक सोफे रखे हुए थे। वैसे तो उस हवेली में हर एक चीज विलायती ही थी, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि इस हवेली का मालिक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो काफी जायदा अमीर है। ये शाम का वक्त था, सूरज बस डूबने ही वाला था, इसीलिए उस बड़ी और शानदार हवेली में उजाला बरकरार रहे, इसलिए उस पूरी हवेली को मोमबत्तियों से सजाया जा रहा था। यक्ष ने बैठक में रखे हुए एक बड़े से सोफे पर बैठते हुए माया को भी बैठने के लिए कहा, लेकिन माया अपनी जगह पर ही ज्यों की त्यों खड़ी रही। माया का सिर अब भी नीचे ही झुका हुआ था, जिस वजह से माया का चेहरा यक्ष सही से देख नहीं पा रहा था। माया अब भी चुपचाप अपनी पोशाक को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। वहीं माया की इस हरकत से यक्ष को माया की मासूमियत का आभास होने लगा था। उसने मन ही मन माया को देखते हुए कहा, ओह माया, तुम सच में कितनी मासूम हो जो एक नजर उठाकर मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। आखिर क्यों तुम मुझसे इतना शर्मा रही हो? तभी यक्ष का ध्यान माया के पैरों की ओर गया और उसने देखा कि माया के पैरों में इस वक्त जूते नहीं थे। वो इस वक्त नंगे पैरों के साथ खड़ी हुई थी। यक्ष को एहसास हुआ कि माया जंगल में भी नंगे पैरों से ही चल रही थी। इसका मतलब उसके पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई होगी। यक्ष ने अब माया को देखते हुए एक बार फिर से उससे कहा, बैठो। लेकिन माया की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने सामने रखे उस आरामदायक और मखमली सोफे पर बैठ जाए। शायद इसका एक कारण माया के वो बीते पल थे जहां उसने हद से ज्यादा गरीबी देखी थी। शायद इसलिए ही आज जब उसे इतनी बड़ी हवेली के मखमली गलीचे पर खड़ी होकर अपने सामने रखे आरामदायक और मखमली सोफे पर बैठने का निमंत्रण मिल रहा है, तो वो आज चाहकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन इसकी वजह सिर्फ माया का गरीब होना ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और भी था, और वो थी माया के माहवारी के दिन जो अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुए थे। यक्ष भले ही एक आम इंसान न होकर एक मायावी जीव हो, लेकिन था तो वो एक पुरुष ही, और कैसे वो किसी लड़की के मन की बात को जान सकता था। वही माया इस वक्त शर्म से मरे जा रही थी कि कैसे वो इस बात को अपने सामने बैठे इंसान से कहे कि वो आखिर उसके बार बार उसे सोफे पर बैठने के लिए बोलने के बावजूद भी वो क्यों सोफे पर नहीं बैठ रही है। तभी एक बार फिर से यक्ष की आवाज माया के कानों में गूंज उठी, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? तभी कोई परेशानी है? माया यक्ष की आवाज सुन अब अपना सिर ऊपर कर यक्ष को देखने लगी। अब वो भला उसे क्या बताती कि आखिर वो क्यों उस सोफे पर नहीं बैठ रही है। माया ने अपना सिर ऊपर कर यक्ष की ओर देखा तो यक्ष की नजरें अब माया के उस मासूम और लाचार चेहरे पर गईं, और उस पल यक्ष को ऐसा लगा मानो माया का वो बेबसी भरा चेहरा उसका मजाक उड़ा रहा हो। आखिर माया हो तो थी जिसकी वजह से आज वो इस तरह से अपनी हवेली में आजाद बैठा हुआ है। उसके पीछे की वजह माया ही है। अगर माया ने उसे उस कैद से आजाद नहीं किया होता तो शायद वो आज भी कैद में ही होता। यक्ष अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और वो आकर माया के सामने खड़ा हो गया। माया और यक्ष की लंबाई में काफी अंतर था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यक्ष के शरीर का आकार किसी देवता के जैसे था, वहीं माया तो उसके आगे एक बच्ची ही लग रही थी। यक्ष ने माया को सहज करते हुए बेहद ही आराम से कहा, माया,
क्या तुम सारी रात यहीं खड़े रहना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारा ये कोमल और नाजुक शरीर इतना कष्ट नहीं झेल पाएगा। तुम बीमार भी पड़ सकती हो। फिर तुम किस तरह अपने घर वापस जाओगी? यक्ष की बात का जवाब अब माया का दे, वो यही सोच रही थी कि तभी माया के करीब होने की वजह से यक्ष को तेज खून की दुर्गंध महसूस हुई, और ये महसूस करते ही यक्ष ने अपनी नजरें उस हवेली में चारों ओर घुमाई ताकि उसे खून की ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है उसका पता चल सके। लेकिन कुछ ही पलों में यक्ष को ये एहसास हो गया कि उसे खून की ये दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि माया के शरीर से आ रही है। लेकिन माया तो उसे ठीक ही लग रही थी, उसे कहीं चोट भी नहीं आई थी, क्योंकि इसकी जांच वो बग्घी में माया के बैठते वक्त ही कर चुका था। तो अब सवाल ये था कि उसे ये दुर्गंध आ ही क्यों रही थी। तभी यक्ष को कुछ समझ आया और उसने अपनी काली गहरी आंखों से एक बार फिर माया को देखा, और अगले ही पल उसने माया को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी गोद में उठा लिया। यक्ष के ऐसा करते ही माया हड़बड़ा सी गई, और वो इससे पहले कि यक्ष को रोकती कि यक्ष उसे एक कमरे में ले गया। यक्ष ने माया की ओर देखा और बिना उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए वो माया को उस कमरे में छोड़कर वहां से चला गया। माया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यक्ष ने अभी अभी क्या किया। तभी माया को कमरे के दरवाजे के बाहर एक महिला अपना सिर झुकाए खड़ी हुई दिखी। माया ने उस महिला की ओर देखा तो वो महिला माया को सलीके से रखे हुए कुछ कपड़े देते हुए उससे बोली, मोहतरमा, मेरा नाम रूबीना है और मैं इस हवेली में एक बांदी हूँ और मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आप इन्हें ले लीजिए। इतना बोल वो बांदी, जिसका नाम रूबीना था, वो माया के लिए लाए गए कपड़ों को उस कमरे में रखी मेज के ऊपर रखकर चली गई। वही माया अब उन कपड़ों की ओर हैरानी से देखने लगी। फिर उसने आगे बढ़ उन कपड़ों को देखा जिसमें कुछ छोटे रुमाल भी थे, जिन्हें देख माया को समझते देर नहीं लगी कि वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन एक बात जो माया को हैरान कर रही थी वो थी रूबीना, क्योंकि माया जब उस हवेली से भागी थी तब तो उसे वहां उसके अलावा कोई भी नहीं दिखा था। तो अब ये रूबीना कहाँ से आई और उसे कैसे पता चला कि उसे इस वक्त कपड़ों की जरूरत है। लेकिन माया ने जायदा न सोचते हुए उन कपड़ों को लिया और उन्हें पहनने लगी। इधर यक्ष अपने कमरे में मौजूद था और उसके सामने उसका वफादार पुरुषोत्तम खड़ा था। यक्ष ने पुरुषोत्तम की ओर देखते हुए उससे कहा, तुम आज के बाद इस हवेली में अपने रूबीना के रूप में ही रहोगे। तुम कभी भी माया के सामने अपने असली रूप में नहीं जाओगे। यक्ष की बात सुन पुरुषोत्तम अपना सिर झुकाए ही आगे से बोला, जी मालिक, जैसा आप कहें, लेकिन क्या आप उस लकड़ी को इसी हवेली में रखना चाहते हैं? पुरुषोत्तम का सवाल सुन यक्ष उसकी ओर देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता पुरुषोत्तम की मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि आज अगर मैं यहाँ इस तरह तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो इसके पीछे की वजह ये लड़की ही है। इतना बोल यक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो पीछे सोफे की ओर अपना सिर टिकाकर बैठ गया। वहीं पुरुषोत्तम भी अब यक्ष से बिना कुछ कहे उस कमरे से निकल गया। आखिर क्यों यक्ष माया को अपने साथ हवेली वापस ले आया और क्यों वो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था? जानने के लिए सुने ये कहानी माया यक्ष की